हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं शाहजेब और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। उसके बारे में हमें पता भी होता है लेकिन हम लोग श्योर नहीं होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि क्या ये सही तरीका है इसका, या फिर ये एज पर सीपीडब्ल्यूडी एज पर आईएएस कोड है या फिर नहीं है। हमें किसी ने बता दिया और हम सामने उसको बोल रहे हैं। तो इन सारी छोटे छोटे पॉइंट्स को, इन सारी चीजों को क्लियर करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सीपीडब्ल्यूडी की स्पेसिफिकेशंस को, जिसके दो वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम 1 एक वॉल्यूम 2। इसमें आपको हर एक आइटम के बारे में छोटी छोटी चीजें जो मेन पॉइंट्स है वो आपको दे रखे हैं, जैसे कि आपको ब्रिक वर्क करना है, आपको कंक्रीट वर्क करना है, आपको स्टील लगाना है, आपको प्लास्टर वर्क करना है, आपको ब्लॉक वर्क करना है। तो इन सारी चीजों के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि आपको मेजरमेंट कैसे करना है, आपको एग्जीक्यूट कैसे करना है, इन सारी चीजों के बारे में आपको सीपीडब्ल्यूडी की स्पेसिफिकेशंस में दे रखा है। लेकिन सीपीडब्ल्यूडी की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो बहुत ज्यादा लेंथी है, बहुत ज्यादा बड़े वॉल्यूम से दोनों। तो मोस्टली ये होता है कि हम लोग साइट पे काम कर रहे हैं या फिर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि सीपीडब्ल्यूडी की पूरी स्पेसिफिकेशंस को पढ़ा जाए। तो ये सारी चीजें क्लियर करने के लिए हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं और जो सीपीडब्ल्यूडी की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके मेन पॉइंट्स निकाल करके आप लोगों को बताते हैं वीडियोस के थ्रू। ठीक है, तो यहां पर आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीपीडब्ल्यूडी के स्पेसिफिकेशंस में वॉल्यूम 1 में जो आरसीसी यानी कि जो रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट को लेकर के जो सारी चीजें दे रखी हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको क्या क्या दे रखे हैं वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपको दे रखा है मैंडेटरी टेस्ट लाइक क्यूब एंड स्लैब टेस्ट। यानी कि अगर हम कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट के जो बहुत सारे टेस्ट हैं जिसमें आपकी फील्ड टेस्ट भी आते हैं और आपके लेबोरेटरी टेस्ट भी आते हैं, जैसे कि आपका स्लम टेस्ट आपका फील्ड टेस्ट है और आपका क्यूब टेस्ट वो आपका लेबोरेटरी टेस्ट है। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके टेस्ट होते हैं। तो इन टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो हो सकता है आपके प्रोजेक्ट में 100 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लग रहा हो, 200 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लग रहा हो, लेकिन आपको नहीं पता है कि कितने क्यूबिक मीटर पे कितने टेस्ट रिक्वायर्ड है। कि अगर 100 क्यूबिक मीटर आपका कंक्रीट लग रहा है तो क्या 100 टेस्ट होंगे कंक्रीट के? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक क्यूबिक मीटर के लिए टेस्ट नहीं है, या फिर 100 क्यूबिक मीटर के लिए सिर्फ एक टेस्ट भी नहीं होगा। तो इसके बारे में आपको सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशंस वॉल्यूम 2 सब हेड 5 में आपको दे रखा है। तो अगर आपका नॉमिनल मिक्स कंक्रीट है तो वहां पर अगर आप कॉलम में कंक्रीट कास्ट कर रहे हो तो आपका हर एक 5 क्यूबिक मीटर पे एक आपका टेस्ट होगा। हर एक 5 क्यूबिक मीटर पे आपका क्यूब टेस्ट भी होगा, आपका स्लिम टेस्ट भी होगा। अगर आप स्लैब में और बीम में कंक्रीट कास्ट कर रहे हो तो हर 20 क्यूबिक मीटर पे आपका जो है टेस्ट होगा, स्लम टेस्ट भी और क्यूब टेस्ट भी, अगर हम नॉमिनल कंक्रीट यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिजाइन मिक्स और रेडी मिक्स कंक्रीट की। तो डिजाइन मिक्स और रेडी मिक्स कंक्रीट में आपको दे रखा है कि हर 50 क्यूबिक मीटर पे आपका जो है कंक्रीट का स्लम टेस्ट और आपका क्यूब टेस्ट होगा। या फिर हो सकता है कि आपने अलग अलग बैचेस में कंक्रीट को मंगा रखा हो, 5 से 7 क्यूबिक मीटर का बैच हो, तो हर 10 बैच पे आपका कंक्रीट का टेस्ट होगा, स्लम टेस्ट भी और क्यूब टेस्ट भी। तो नॉमिनल के लिए अलग दे रखा है, डिजाइन और रेडी मिक्स के लिए आपको अलग दे रखा है और ये आपको सब हेड 5 में मिल जाता है वॉल्यूम 1 में। इसके बाद हम बात करते हैं स्टील रिइंफोर्समेंट की। जो हमारी बार्स लग रही है, जो हमारा सरिया लग रहा है, तो इसमें भी हमारे जो है कई तरीके के टेस्ट होते हैं। इसमें आपके फिजिकल टेस्ट भी है, केमिकल टेस्ट भी है। तो इसमें हमें बता रखा है सीपीडब्ल्यूडी में कि अगर आपका 100 टन से कम स्टील लग रहा है तो फिर आपको कितनी क्वांटिटी पे टेस्ट करना है, और अगर 100 टन से ज्यादा स्टील लग रहा है तो कितनी क्वांटिटी पे आपको टेस्ट करना है। तो अगर 100 टन से कम स्टील लग रहा है तो 10 mm डाया से नीचे वाली जितने भी डायमीटर हैं, जैसे कि 6 mm 8 mm, तो हर 25 टन पे आपको स्टील का फिजिकल और केमिकल टेस्ट करना है। 10 से लेकर के 16 mm डायमीटर तक की बार्स के लिए हर 35 टन स्टील के लिए आपको जो है फिजिकल और केमिकल टेस्ट करने हैं। और 16 मीटर से ऊपर का जो डायमीटर है, जैसे कि आपका 20 mm का डायमीटर है, 25 mm डायमीटर है, इसमें आपको हर 45 टन स्टील पे आपको एक टेस्ट करना है। ये आपको दे रखा है 100 टन से कम स्टील पे। अगर 100 टन से ज्यादा स्टील लग रहा है, जैसे कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, वहां पर आपका 200 टन 300 टन आपका स्टील लग रहा है, तो यहां पर आपको दे रखा है कि 10 mm से नीचे वाले डायमीटर्स के लिए हर 40 टन पे आपका टेस्ट होगा। तो ऐसा नहीं है कि हर टन पे आप टेस्ट करोगे जिसमें कि आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो एक आपकी लिमिट है कि इतनी क्वांटिटी के लिए एक टेस्ट करना है। तो वही आपको बता रहा है कि अगर 10 mm से कम डायमीटर है और आपका 100 टन से ज्यादा स्टील लग रहा है टोटल प्रोजेक्ट में, तो यहां पर आपका हर एक 40 टन पे आपका टेस्ट होगा। अगर 10 से 16 mm डायमीटर तक की बार्स आप लगा रहे हैं तो आपका हर 45 टन पे एक टेस्ट होगा। और अगर आप 16 mm डायमीटर से ऊपर जाकर के स्टील लगाते हैं, जैसे कि 20 mm डायमीटर, 25 mm डायमीटर, 32, 40, तो इस तरीके के डायमीटर्स के लिए हर 50 टन पे आपका जो है वो टेस्ट होगा। तो ये आपको दे रखा है स्टील के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं आरसीसी में हमें 3 चीजें मिलती हैं, जिसमें कि हमारा फॉर्म वर्क है, फॉर्म वर्क में हमारा सेंटरिंग है और शटरिंग है। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियोस में। सेंटरिंग जो हॉरिजॉन्टल लगाया जाएगा और आपका शटरिंग जो वर्टिकल लगाया जाएगा। तो फॉर्म वर्क में आपका सेंटरिंग शटरिंग आ जाता है, स्टील रिइंफोर्समेंट बार्स आपकी आ जाती हैं, और तीसरी चीज आपकी आती है कंक्रीट, जिसमें कि आपको कास्ट इन सीटू यानी कि जो हम साइट पे कास्ट करते हैं, और एक आपका होता है प्री कास्ट
जो कि हम पहले से कास्ट करके उसको वहां पर ला करके फिक्स करते हैं। तो मेनली आरसीसी पार्ट में 3 चीजें होती हैं, आपका फॉर्मवर्क, आपका स्टील और आपका कंक्रीट। इसके बाद अगर हम जनरल चीजों की बात करें तो यहां पर आपको क्लॉज मिलेगा 5.1.2.1 जनरल चीजें जो यहां पर आपको दे रखी है। इसमें पहले पॉइंट पे आपको दे रखा है IS 456-2000, जिसकी हम कई बार वीडियोस में बात कर चुके हैं। IS 456 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लान एंड रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, यानी कि आपका जो भी कंक्रीट है, चाहे वो आपका PCC हो, RCC हो, ये आपका प्रैक्टिस कोड है IS 456, जिसमें आपकी बहुत डिटेल में चीजें दे रखी हैं। तो अगर आप साइट पे काम करते हैं या फिर आप एस्टिमेशन वगैरह करते हैं तो आपको IS 456 जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आपको कोड में दे रखी है। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे अगर हम यहां पर बात करें तो इसमें आपको दे रखा है मिनिमम M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट शैल बी यूज्ड इन ऑल स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स विद मेड RCC बोथ इन लोड बेयरिंग एंड फ्रेम स्ट्रक्चर, यानी कि चाहे आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, चाहे आप फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग बना रहे हैं, आपका जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहेगा RCC एलिमेंट्स के लिए वो आपका M25 रहेगा। ये आपको सेकंड पॉइंट पे दे रखा है, आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट जो आपका 6th पॉइंट है, वहां पर आपको दे रखा है वेट क्यूरिंग पीरियड शैल बी एनहेंस्ड टू मिनिमम ऑफ 10 डेज, यानी कि आपका जो किसी भी RCC एलिमेंट का, चाहे आप कॉलम में कंक्रीट कास्ट कर रहे हैं, आप स्लैब में, बीम में कंक्रीट कास्ट कर रहे हैं, तो मिनिमम 10 दिन तक आप क्यूरिंग करेंगे। और अगर आप कहीं गर्मी वाले इलाके में कंक्रीट कास्ट कर रहे हैं तो आपका मिनिमम जो क्यूरिंग पीरियड होगा वो 14 दिन का होगा। ये आपको 6 पॉइंट पे दे रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं टॉलरेंसेस की, यानी कि जो हमारे स्टील के जो बंडल आते हैं, जिसमें कि हमारा सरिया आता है, बंडल में आता है हमारा, तो उन बंडल पे आपको जो है वेट का टॉलरेंस दे रखा है, यानी कि हो सकता है कि किसी का भी फिक्स वेट ना हो, तो वेट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफरेंस आएगा, और कितने परसेंट तक आपका अलाउ है वो आपको दे रखा है। तो यहां पर आपको बता रहा है अप टू एंड इंक्लूडिंग 10 mm, अगर 10 mm डायमीटर तक की बार्स का जो बंडल है उसमें आपका ±7% का जो वेट है वो ऊपर नीचे हो सकता है, जो कि टॉलरेबल है, ये आपको दे रखा है। इसके बाद 12 mm, 14 mm और 16 mm डायमीटर की बार्स के लिए उसका जो बंडल आएगा उसके वेट में 5% वो ऊपर नीचे हो सकता है, जो कि टॉलरेबल है, आपको CPWD में दे रखा है। तीसरी यहां पर जो चीज दे रखी है वो आपको दे रखी है, अगर 16 mm डायमीटर से ऊपर की हम बात करते हैं, जैसे कि 20 mm, 25 mm, 32 mm का डायमीटर का अगर हमारा बार है, तो उसका जो बंडल का वेट होगा वो 3% प्लस या माइनस में हो सकता है, जो कि आपको इग्नोर कर देना है, यानी कि ये टॉलरेबल लिमिट आपको दे रखी है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्लॉज है वो है 5.1.3.7 थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड बार्स, यानी कि TMT बार्स। तो इसके बारे में हमें बता रहा है पहले पॉइंट पे, देयर इज नो BIS कोड फॉर TMT बार्स। TMT बार्स के लिए कोई भी आपका इंडियन स्टैंडर्ड IS कोड नहीं है, इसके लिए आपको 1786 ही फॉलो करना पड़ेगा, जो कि आपका HSD बार्स के लिए दे रखा है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट पे बता रहा है द TMT बार्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड अंडर वैलिड लाइसेंस फ्रॉम आइदर ऑफ द फर्म्स नेमली। तो यहां पर आपको टेक्नोलॉजी बता रखी है कि इतनी टेक्नोलॉजी है और इंडस्ट्रीज ने उनका पेटेंट करा रखा है, और वही जो TMT बार्स बनाती हैं जो कंपनीज, वो आपके इनको लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं। और इन टेक्नोलॉजीज में आपकी टेम्प कोर टेक्नोलॉजी है, थर्मैक्स है, एवकॉन टर्बो है एंड टर्बो क्वेंच, ये टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं। और इन जो कंपनीज हैं इन्होंने इसका पेटेंट करा रखा है, और वही TMT प्रोड्यूसर को ये लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं बनाने के लिए। इसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट पे दे रखा है दैट TMT बार शैल कंफर्म टू IS 1786। तो वो पहले पॉइंट पे भी आपको दे रखा है, लास्ट में भी दे रखा है, यानी कि अगर आपको TMT के बारे में कुछ देखना है, जो कि डायरेक्टली आपको IS कोड नहीं मिलेगा TMT के लिए, लेकिन आपको जो IS 1786 है वही आप फॉलो कर सकते हो TMT बार्स की डिटेल्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज हमें दे रखा है 5.2.3.3, जो कि आपको दे रखा है शटरिंग के लिए। इसमें आपको बता रहा है ओनली स्टील शटरिंग शैल बी यूज्ड, यानी कि अगर हम किसी भी वर्टिकल की बात करते हैं तो शटरिंग मैंने आपको पहले बता दिया कि वर्टिकल के लिए जो लगेगा वो आपका शटरिंग कहलाएगा, यानी कि इज ए टाइप ऑफ फॉर्मवर्क। तो शटरिंग हमेशा जैसे कि कॉलम में या फिर आपके वॉल्स में या फिर आपके फाउंडेशन में जो आपका फॉर्मवर्क लगेगा वो आपका शटरिंग कहलाएगा। तो शटरिंग हमेशा स्टील का होना चाहिए, ठीक है, जिसको लोग इंडिया में माइवन के नाम से जानते हैं। तो वो आपका एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क होता है, तो ठीक है, वो एल्यूमिनियम और स्टील लगभग एक ही चीज है यहाँ पर। तो ओनली स्टील शटरिंग शैल बी यूज्ड except for unavoidable portions and very small works for which 12 mm thick waterproofing ply of approved quality may be used। यानी कि ये हमें बता रहा है कि अगर हमें किसी भी बल्क क्वांटिटी में कंक्रीट कास्ट करना है तो हमें स्टील की शटरिंग यूज करना है। अगर आप कहीं पर कोई छोटा सा घर वगैरह बना रहे हो तो प्लाईवुड का फॉर्मवर्क यूज कर सकते हो, लेकिन वहां पर आपकी जो प्लाई है उसकी थिकनेस कम से कम 12 mm होनी चाहिए और वो आपका वाटरप्रूफ प्लाई होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पर बता रहा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लॉज है वो है 5.2.3.7 रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क, यानी कि जो हम शटरिंग हटाएंगे किसी भी कॉलम से, किसी भी स्लैब का सेंटरिंग हटाएंगे, तो उसके लिए हमें अलग अलग टाइम दे रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सीमेंट यूज कर रहे हो। इस टेबल में आप देख
सकते हो। यहाँ पर आपका ओपीसी 33 ग्रेड है, ओपीसी 43 है और आपका पीपीसी है। अलग अलग सीमेंट के लिए अलग अलग टाइम दे रखा है और यहाँ पर आपको बता रखा है कॉलम में आपको कितनी देर में हटाना है, स्लैब में कितनी देर में हटाना है, आपको बीम में कितनी देर में हटाना है। और यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आपका स्लैब की लेंथ कितनी है, स्पान जो है आपका वो स्पान लेंथ कितनी है, उसके ऊपर चीजें डिपेंड करेंगे। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इस टेबल में समझ सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें क्लॉज दे रखा है वो दे रखा है 5.2.6.5 नो डिडक्शंस फ्रॉम द शटरिंग ड्यू टू ओपनिंग्स। यानी कि अगर कोई भी आपका ओपनिंग्स वगैरह आ रहा है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस है, तो अगर उसका एरिया 0.4 स्क्वायर मीटर है तो वहां पर उसका कोई डिडक्शन नहीं होगा। तो ये मेनली आपको ओपनिंग के बारे में नहीं बता रहा है, ये आपको बता रहा है ऑब्स्ट्रक्शंस के बारे में। अगर कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, यानी कि कोई कॉलम पे कोई बीम आकर के रुक रहा है, तो शटरिंग में आपका कोई डिडक्शन वहां पर नहीं होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर दे रखा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लॉज है वो है 5.3.3.2 और इसमें जो पहले पॉइंट पे आपको ए पे जो आपको दे रखा है वो आपको बता रहा है कवर ब्लॉक्स के बारे में। कवर ब्लॉक्स में जो आप मोर्टार यूज करोगे वो 1-2 का यूज करोगे। 1 आपका सीमेंट है, दूसरा आपका कोर सैंड है और जो उसका साइज होगा वो 4x4 सेंटीमीटर होगा। ये आपको इस क्लॉज में दे रखा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लॉज है 5.4.2.5 ड्यूरिंग कोल्ड वेदर। तो अगर आपको किसी भी ठंडे एरिया में आपको कंक्रीट कास्ट करनी है और अगर आपका टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है तो आप वहां पर कंक्रीट कास्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपको अर्जेंटली कंक्रीट कास्ट करनी है तो आपको वहां पर प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, फ्रॉस्ट से कवरिंग करनी पड़ेगी। फ्रॉस्ट यानी कि जो आपकी बर्फ की जो परत जम जाती है या फिर जिसको पाला भी बोला जाता है, तो फ्रॉस्ट से आपको कवरिंग देनी पड़ेगी, तभी आप कंक्रीट कास्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपका 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर जा रहा है तो आप वेट कर लो टेम्परेचर बढ़ने का, आप कंक्रीट कास्ट मत करो। इसी तरीके से आपको हाई टेम्परेचर एरियाज वाले में आपको दे रखा है 5.4.2.6 क्लॉज में आपको बता रखा है कि अगर आपका कंक्रीट का टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है तो आप कंक्रीट वहां पर कास्ट मत करो। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज है हमारा 5.4.4.4 व्हेन द वर्क हैज टू बी रिज्यूम्ड। इसमें आपको बता रहा है कि जब जैसे कि अगर हमारी कोई बड़ी स्लैब है तो हम एक साथ वहां पर कंक्रीट कास्ट नहीं कर सकते, हमने 2 पार्ट में कंक्रीट कास्ट करनी है। तो पहला कंक्रीट कास्ट करने के बाद जो दूसरा कंक्रीट आप कास्ट करोगे तो जो ज्वाइंट बनेगा उस ज्वाइंट को आपको अच्छे से जो आपका वायर ब्रश है उससे साफ कर देना है और फिर वहां पर आपको सीमेंट स्लरी डालना है, यानी कि नेट सीमेंट जो आपका सीमेंट है उसको पानी में मिला करके एक स्लरी बनानी है आपको। और इसका जो आपका रेट होगा, स्लरी रेट जो होगा वो 2.75 किलोग्राम ऑफ सीमेंट पर स्क्वायर मीटर होगा, यानी कि 2.75 केजी आपको सीमेंट लेना है पर स्क्वायर मीटर के लिए और वो सीमेंट स्लरी आपको उन जॉइंट्स पे लगानी है। उसके बाद दूसरे पार्ट की आपको कंक्रीट कास्ट करनी है, ये आपको यहाँ पर बता रहा हूं। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट क्लॉज है वो आपका है 5.4.11.4 नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर द फॉलोइंग, यानी कि अब आपको डिडक्शन की कंडीशंस के बारे में बता रहा है। ऑलरेडी हम कई सारी वीडियोस में प्लास्टर, ब्रिकवर्क इन सबकी डिडक्शंस की कंडीशंस को देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो ये आपको सीपीडब्ल्यूडी में दे रखा है। पहले पॉइंट पे आपको दे रखा है एंड्स ऑफ डिसिमिलर मटेरियल, यानी कि अगर आपके किसी भी कॉलम पे कोई भी आपका डिसिमिलर मटेरियल आकर के रुक रहा है तो आपका अगर वो 500 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर आपको बता रहा है 500 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर अगर उसका क्रॉस सेक्शन है तो वहां कोई डिडक्शन नहीं होगा। अगर कोई भी ओपनिंग है, कंक्रीट कोई वॉल है या स्लैब है उसमें कोई ओपनिंग है जिसका एरिया 0.1 स्क्वायर मीटर है, उसका कोई डिडक्शन नहीं होगा। तीसरी चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको बता रहा है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द रिइंफोर्समेंट, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं सवाल को कि अगर कोई स्लैब है उसमें बहुत सारे स्टील है तो क्या स्टील का डिडक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको क्लियरली बता रखा है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द रिइंफोर्समेंट देयर विल बी नो डिडक्शन फॉर दैट। ठीक है, यहाँ पर आपको बता रहा है। चौथे पॉइंट पे आपको बता रहा है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by water pipes conduits etc not exceeding 25 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर। अगर आपका कोई भी वाटर पाइप से कोई भी कंड्यूट्स हैं आपके, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया का 25 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर से कम है तो वहां पर उसका कोई डिडक्शन नहीं होगा, ना ही उसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा पे किया जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लॉज है वो हमें दे रखा है 5.7 प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट जाली, यानी कि अगर हमें कहीं पर कंक्रीट के सर्फेसिस पे 2 अलग अलग जॉइंट्स पे हमें प्लास्टर करना पड़ता है तो वहां पर हमें कंक्रीट की जाली लगा के प्लास्टर करना पड़ता है। तो आपको बता रहा है यहाँ पर कि जाली जो आपकी होनी चाहिए वो M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बनी होनी चाहिए और वहां पर जो हम वायर्स यूज करेंगे वो 1.6 mm थिक होना चाहिए। ये आपको यहाँ पर बता रखा है 5.7.0 में। नेक्स्ट आपका क्लॉज है 5.8.4 जिसमें कि आपको बता रहा है सीमेंट कंटेंट ऑफ कंक्रीट, जिसमें आपको क्लियरली इसने बताया कि आपके जितने भी कंक्रीट के ग्रेड्स हैं वहां पर हर एक क्यूबिक मीटर कंक्रीट में आपका जो मिनिमम सीमेंट रहेगा वो 330 केजी रहेगा। क्लियरली आपको यहाँ पर बता रहा है और ज्यादा से ज्यादा आपको 500 केजी रहेगा, उससे ऊपर आपका जो सीमेंट है वो नहीं जाएगा। चाहे कोई से भी ग्रेड का आप कंक्रीट बनाओ और चाहे कोई से भी ग्रेड का आप सीमेंट उसमें यूज करो, आपका मिनिमम क्वांटिटी 330 केजी पर क्यूबिक मीटर रहेगी और मैक्सिमम आपकी रहेगी 500 केजी पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट हमारा क्लॉज दे रखा है 5.9.2.3 जिसमें कि आपको बता रहा है ट्रांसपोर्टेशन का टाइम, यानी कि जब हम बैच मिक्स प्लांट से जब हम कंक्रीट साइट पर लेकर के आएंगे तो उसमें आपको बता रहा है कि 2 घंटे के अंदर अंदर आपको कंक्रीट कास्ट कर देनी चाहिए। यानी कि जब आप बैचिंग प्लांट से कंक्रीट लेकर के निकलोगे
तो आपको साइट तक 2 घंटे के अंदर कंक्रीट कास्ट कर देनी चाहिए। या फिर उसमें आपको एक चीज इसने दे रखी है, हाउएवर अ लॉन्गर पीरियड मे बी परमिटेड, यानी कि आपका टाइम बढ़ सकता है अगर आपने उसमें एडमिक्शंस मिला रखे हैं टाइम को बढ़ाने के लिए, तो आपका टाइम बढ़ सकता है। अगर आपका कोई एडमिक्शन नहीं है तो आप 2 घंटे के अंदर साइट पे कंक्रीट कास्ट कर दो। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें आपको हर एक आइटम के लिए अलग अलग सीपीडब्ल्यूडी की स्पेसिफिकेशंस मिल जाती हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा डीपली नॉलेज चाहिए तो आप सीपीडब्ल्यूडी की स्पेसिफिकेशंस को पढ़ सकते हैं, और अगर आपको ये लेंथी लगती है बहुत ज्यादा तो फिर आप हमारी इन वीडियोस को देख सकते हैं और आप अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।